साइटोप्लाज्म के लिए जो तुम्हें मेन बातें याद रखनी है वो ये है। पहली बात, सेल का जो मेन रिएक्शन बायोकेमिकल सेंटर बनता है वो साइटोप्लाज्म ही होता है। तो यहाँ पर मेनली बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है। बायोकेमिकल रिएक्शन का मतलब तो समझते हो ना, रिएक्शंस चल रही हैं जो अंदर, वो होती हैं। फिर आओ बाकी साइटोप्लाज्म में क्या होता है। तो देखो, साइटोप्लाज्म को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वन इज हाइलोप्लाज्म, एक को हम बोलते हैं हाइलोप्लाज्म और दूसरे को हम बोलते हैं ट्रोफोप्लाज्म। दो पार्ट होते हैं। आपने एक ही साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब तुमको इमेजिन करना है मैंगो शेक। मैंगो शेक पीते हैं अपन। मैंगो शेक में क्या होता है, बेसिकली एक लिक्विड पार्ट होता है और एक में अपन चेरी वेरी बादाम वादाम डाल देते हैं, ऐसे ही होता है। सो जो लिक्विड पार्ट है मैंगो शेक का, दैट इज दी हाइलोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड कंटेंट है दैट इज हाइलोप्लाज्म। एंड जो उस पे ऑर्गेनल्स हैं, चेरी की तरह खूब सारे ऑर्गेनल्स पड़े हैं, वो सारे पार्ट बन जाते हैं ट्रोफोप्लाज्म का। समझ गए तुम ये एग्जाम्पल। अब दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि कई बार टर्म आ जाता है और टर्म का मतलब हमें नहीं पता होता। तो हाइलो का मतलब है जो लिक्विड वाला, या यूं कह सकते हो जो मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है, और ट्रोफो में जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन तुम सबको याद है, क्या पढ़ी थी तुमने? ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ गया था? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में एक रिएक्शन हुई थी ग्लाइकोलाइसिस, जिसके चलते ग्लूकोज दो हिस्सों में टूट गया था। क्या हुआ था? ये है एक बड़ा सा ग्लूकोज, और जैसे ही ये ग्लाइकोलाइसिस होती है, जो कि 10 स्टेप की रिएक्शन होती है, एक स्टेप में तो अपन पढ़ लेते हैं, टोटल इसके अंदर टोटल 10 स्टेप्स आती हैं। ठीक है, और इन 10 स्टेप्स के बाद फाइनली एक ग्लूकोज दो छोटे छोटे पायरुविक एसिड में टूट जाता है। सो दीज टू पायरुविक एसिड या पायरुवेट, ये सब ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? वहां पे। रुको, साइटोप्लाज्म हो गया। अब आ जाओ, अब हम एंटर करें यूकेरियोटिक सेल का पहला पार्ट, न्यूक्लियस के अंदर। अच्छा, इसी से मुझे याद आया, न्यूक्लियस टर्म आते ही मुझे दो वर्ड्स याद आए जिसका मतलब तुम्हें बताना है। एक है प्रोटोप्लास्ट, एक वर्ड है प्रोटोप्लास्ट और एक वर्ड है प्रोटोप्लाज्म। इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है? प्रोटोप्लास्ट क्या है? देखो, तीन लोग हैं। एक है सेल वॉल, एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, चार है। एक है न्यूक्लियस, एक है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये चार बंदे हैं। एंड चारों बंदों को जब तुम एक साथ नाम लेना चाहते हो, जैसे तुम सारे बच्चे हो, है ना, अभी तुम लोग पता नहीं क्लास में ये नाम जो है, अगर मैं नाम ना लेना चाहूँ और मैं एक साथ ही बोल दूं IOQJS के बच्चे, मैं ऐसे बोल दूं, तो एक सिंपल नाम आ गया। तो जब ये चारों एक साथ हो, सेल वॉल को इंक्लूड करके, तब आप प्रोटोप्लास्ट टर्म यूज करते हो। ठीक है, फिर अगर आप प्रोटोप्लास्ट हटा देते हो, बेसिकली प्रोटोप्लास्ट हटा के प्रोटोप्लाज्म में ये सब आ जाते हैं। दीज आर योर प्रोटोप्लाज्म। प्लाज्म में तुमको पता है ना क्या हो जाता है, बेसिकली साइटोप्लाज्म आ जाता है। तो ऐसे याद कर लो, प्लाज्म में साइटोप्लाज्म स्पेसिफिकली है, तो प्रोटोप्लाज्म लिविंग पार्ट होता है, और प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल इंक्लूडेड होती है। तो बिल्कुल सही है, अभिषेक का आंसर बिल्कुल सही है। प्रोटोप्लास्ट जो है उसमें सेल वॉल इंक्लूडेड है, प्रोटोप्लाज्म में सेल का लिविंग कंपोनेंट है। इतनी बात क्लियर है क्या? ये दोनों वर्ड्स कई बार आते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है बेटा। प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। चलो सही है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। ओहो, अब अपन पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। देखो, न्यूक्लियस जब तुम पढ़ रहे हो तो भाई दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक, जिनकी अपन रामायण पहले पढ़ चुके हैं। एक है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। उनके पास क्या होता है, जैसे ये है प्रोकैरियोटिक सेल, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है ना ऐसे बिखरा हुआ रहता है। उसको कोई मेम्ब्रेन बाउंड, सब मतलब एक तरीके से कोई बाउंड्री नहीं होती उसकी। तो जब एक प्रॉपर बाउंड्री बन जाए उसको हम न्यूक्लियस बोल देते हैं। तो जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनमें न्यूक्लियस होता है, और जो प्रोकैरियोट है उनमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड्री नहीं बनती, बस वो चीज ऐसे पड़ी हुई रहती है। होती तो है, कंटेंट तो होता है, बस वो बिखरा हुआ रहता है। और अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो प्रॉपर बाउंडेड होता है। ठीक है, आगे आओ, चलो नेक्स्ट करते हैं। पहली चीज, जब आप न्यूक्लियस के बारे में देख रहे हो तो न्यूक्लियस में ऐसे डबल मेम्ब्रेन होती है। पहली चीज, जैसे ये एक है और ये दो है, तो ये हमेशा डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर रहता है। रुको, ऐसे नहीं बनाते, ये ऐसे रहता है, डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर। ठीक है, डबल है तो डेफिनेटली एक आउटर होगी और एक इनर होगी। डेफिनेटली भाई एक आउटर रखनी पड़ती है और एक इनर रखनी पड़ती है।
ठीक। फिर इनमें ये जो बीच बीच में गैप्स आ रहे, जैसे अपन कहीं कहीं जो अपने कमरे होते हैं, कमरों में अपन गेट देते हैं। गेट क्यों देते हैं? ताकि चीजें आवाजावी कर सके, इधर से कुछ चीज चल जाए, उधर से कुछ चीज चल जाए। सो बीच बीच में छोटी छोटी सी जगह छोड़ दी। इन छोटी जगहों को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। देखो यही मार्क हो रहा है। पहली चीज ये रही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर इनर, उसके बाद ये छोटे छोटे गेट्स जो हैं इन्हें हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, ताकि कोई भी चीज साइटोप्लाज्म से अंदर आ सके और कोई भी चीज न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर जा सके। ठीक है। फिर जैसे बाहर साइटोप्लाज्म होता है वैसे न्यूक्लियस का पार्ट अंदर कहलाता है ये वाला न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। कुछ भी नहीं है, साइटोप्लाज्म का छोटा भाई न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है। फिर आओ दो इंपॉर्टेंट चीजों पे। एक होता है क्रोमेटिन थ्रेड, जिसमें हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हमारी पूरी हमारी बॉडी का ब्लूप्रिंट रखा पड़ा है, डीएनए है इसके अंदर। ठीक है। ये होता है हमारा क्रोमेटिन थ्रेड। और दूसरी तरफ ये गोला गोला सा पड़ा हुआ था जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। अब दोनों का काम अपन देखते हैं, क्योंकि यही दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो पहली चीज मैं न्यूक्लियोलस बताती हूँ। न्यूक्लियोलस वो जगह है जहां पे राइबोसोम बनते हैं। न्यूक्लियोलस वो जगह है जहां पे राइबोसोम बनते हैं। अब वो कैसे बनता है वो सुनो तुम। ये रही एक न्यूक्लियस, इसके बाहर ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये इमेजिन कर लो ये रहा साइटोप्लाज्म। ठीक है। साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे से प्रोटीन बनते हैं। साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनते हैं। ये लो बन गए प्रोटीन साइटोप्लाज्म में। अब क्या होगा? इन साइटोप्लाज्म के प्रोटीनों को हम इन छोटे छोटे से एरिया से, ये जो छोटे छोटे दरवाजे हैं ना, जैसे मैं हूं प्रोटीन, मैं बन चुकी हूं, अब मुझे अंदर जाना है न्यूक्लियोप्लाज्म में, तो मैं न्यूक्लियर पोर से पार करती हुई अंदर पहुंच जाऊंगी न्यूक्लियोप्लाज्म में। ठीक है। पार करते करते मैं आ जाऊंगी न्यूक्लियोलस पे। ओके। यहाँ पे पहले से ही पड़े हुए हैं आरएनए। आरएनए तुमको पता होते हैं ना, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये पड़े हुए होते हैं। अब न्यूक्लियोलस क्या करेगा? राइबोसोमल आरएनए को ले लेगा प्लस प्रोटीन ले लेगा और दोनों को जोड़ के क्या बना देगा? राइबोसोम। सो राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री क्या होती है? न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस कैसे बनाता है? प्रोटीन पड़े होते हैं साइटोप्लाज्म में, वो ऐसे 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 कर कर अंदर आ जाते हैं। यहाँ ऑलरेडी ही आरएनए पड़े हुए हैं, दैट इज राइबोसोमल आरएनए। दोनों को जोड़ के न्यूक्लियोलस बना देता है राइबोसोम। और राइबोसोम होते हैं हमारी बॉडी के प्रोटीन फैक्ट्री। इतनी बात क्लियर है क्या? ये पार्ट हो गया अपना। अब आओ तुम इस पे, क्रोमेटिन पे। क्रोमेटिन थ्रेड के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुकी हूँ जेनेटिक्स टॉपिक पे, तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि जब भी सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेट में होती है तब क्रोमेटिन थ्रेड होता है। जब सेल डिवाइड करने लग जाती है तब वो किस फॉर्म में आ जाती है? क्रोमोसोम की फॉर्म में। क्रोमोसोम इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब देखो रुको, स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, ये रहा देखो क्रोमोसोम दिख रहा है तुमको, ये दिख रहे हैं क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स बेसिकली क्या है? इनके कुछ स्ट्रक्चर डिफरेंशिएशन है। देखो ये है एक क्रोमोसोम, ये रहा। ठीक है। इसमें इनको, ये जो है इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड क्यों नाम दिया? देखो पता है, जो भी साइंटिस्ट है ना, जितने भी साइंटिस्ट हैं उनको बहन बेटियों से बहुत प्यार है, इसलिए सिस्टर, डॉटर ऐसे ऐसे नाम दिए। ठीक है। कहीं पे भी तुम पढ़ोगे एंटायर बायो में तुमको कहीं नहीं मिलेगा दिस इज डॉटर सन सेल, दिस इज सॉरी डॉटर तो मिलता है, सन सेल, फादर सेल, ऐसा नहीं मिलता है ना, क्योंकि यहाँ पे सब जगहों पे बहन बेटियां आती है। तो तुमको भी ऐसे याद रखना है, सिस्टर एंड डॉटर का इंपॉर्टेंस है बायो में, है ना। सो यहाँ पे ये जो दोनों हैं इन दोनों को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है। ये और ये क्या है? एक दूसरे की बहनें, सिस्टर क्रोमेटिड। इन सिस्टर क्रोमेटिड में क्या होता है? डीएनए। ये रहा हमारा डीएनए, समथिंग लाइक दिस। ये दिख रहा, तुम्हें दिख रहा है ये डीएनए? ये डीएनए क्या है? तुम्हें पता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेके बैठा है। तुम्हारी बॉडी की आंख कैसी होगी, तुम्हारी आंख कैसी होगी, तुम्हारे बाल कैसे होंगे, नाक कैसी होगी, हाइट कैसी होगी, सारी चीजों की इंफॉर्मेशन लेके बैठा है तुम्हारा डीएनए। जो गैमेट बनते हैं, सिंपल है, जो हमारी बॉडी में गैमेट बनते हैं जिनमें आधा क्रोमोसोम होता है वो हैप्लॉइड सेल होती है, और बाकी सारी हमारी स्किन सेल, बोन सेल, ब्लड सेल, ये सेल, फलानी सेल, जितनी भी नॉर्मल सेल्स होती हैं वो सारी होती हैं डिप्लॉइड स्टेट में। ये तो तुमको पता ही है, एन टू एन का फंडा तुम्हें पता है। ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल प्लांट के केस में है, और ये वो बनाती हैं अपने पॉलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक। ठीक है, पता है अपन को सब। चलो आगे चले क्या अपन? इतना पता है। चलो अब आ जाओ। दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, आप लोगों ने हमेशा पढ़ रखा होगा, क्रोमोसोम में दो चीजें होती हैं, एक होता है डीएनए और एक होता है हिस्टोन प्रोटीन। वन इज डीएनए एंड वन इज हिस्टोन प्रोटीन। क्या होता है बेसिकली? मैंने तुम्हें उस दिन भी एग्जाम्पल दिया था और अब सकरात आने भी वाली है तो बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे अपनी ये होती है गिड़गिड़ी, ऐसी होती है ना अपनी गिड़गिड़ी, गिड़गिड़ी बोलते हैं ना शायद, अब मैं तो गिड़गिड़ी बोलती हूँ, जिसमें अपन धागा लपेटते हैं। तो ये जो गिड़गिड़ी है ना वो तो अपना हिस्टोन प्रोटीन है, और इसके ऊपर आपका ऐसे डीएनए पूरा का पूरा लूप्ड होता है। समथिंग लाइक दिस इज योर
डीएनए। तो डीएनए क्या है, असली में आपकी एक सेल में, तुम्हारी एक सेल में 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है। भाई इतना तो बड़ा डीएनए, 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए, और तुम्हारा न्यूक्लियस इतना छोटा सा, उसमें उसको अकोमोडेट करने के लिए ऐसे हिस्टोन प्रोटीन लाए जाते हैं जो कि गिड़गिड़ी की तरह होते हैं, और उसमें इस तरीके से प्रॉपरली लूप्ड आपका डीएनए होता है। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। ये ध्यान से सुनना, ये जो पार्ट है ना, ये रहा प्रोटीन और इस पे लूप्ड हो रखा है इस तरीके से डीएनए, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम की खूब सारी यूनिट ऐसे जुड़ जुड़ के आपका ये स्ट्रक्चर फॉर्म करती जाती है, और ये लो बन गया तुम्हारा क्रोमेटिन थ्रेड। और ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, इसी को हम ऐसे बोल देते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। तुमने लाइन भी पढ़ी होगी, अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग नाम से कुछ वर्ड दिखता है तुम्हें, तो यही है, ऐसे मोतियों की माला सी दिखती है, और ये जुड़ जुड़ के आपका बना देती है क्रोमेटिन थ्रेड, और जब पूरा डिवाइडिंग स्टेज में आएगा तो बन जाएगा क्रोमोसोम। समझ आ गया क्या इतना बात? अभी तक अपन ने बेसिकली क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देख लिया, क्रोमोसोम किस तरीके से बना हुआ है ये देख लिया, डीएनए की लेंथ कितनी है वो देख लिया, हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या है वो देख लिया। अब इसके आगे से स्टार्ट करना है अपन को, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट, आगे करते हैं, रुको। ये वाला डायग्राम देखो, ये अगर तुमको दिख रहा है प्रॉपर्ली, इसको ध्यान से देखो और बताओ क्रोमोसोम के इस पैटर्न को क्या बोलते हैं। एक बार ध्यान से देख के बताओ। पहली चीज मैं आपको बता देती हूँ, इसके अंदर दो वर्ड्स हैं जिनको आपको यूज करना है, वन इज कैरियोटाइप एंड द सेकेंड वन इज आइडियोग्राम। पहला वर्ड आपको यूज करना है कैरियोटाइप एंड सेकेंड वर्ड यूज करना है आइडियोग्राम। देखो क्या होता है, अपने जितने भी क्रोमोसोम है अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हमारे क्रोमोसोम्स हैं और उनका कुछ शेप एंड साइज है। उन क्रोमोसोम्स की साइज के बेसिस पे हमने एक प्रॉपर पैटर्न बनाकर उनको रिप्रेजेंट किया। ये पैटर्न को हम बोलते हैं कैरियोटाइप, और इस रिप्रेजेंट करने के तरीके को जो हमने इसे प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट किया है, दिस इज कॉल्ड एज आइडियोग्राम। और ये जेनेटिकल डिसऑर्डर्स को पढ़ने के लिए एज वेल एज हमारे क्रोमोसोम की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो क्रोमोसोम्स को ऐसे लाइन से जमा रखा है, आप तुम ध्यान से देखोगे ये सबसे लंबा क्रोमोसोम है, धीरे धीरे तुम आगे जाते जाओगे क्रोमोसोम की साइज छोटी होती जा रही है, और यहाँ आते आते सबसे छोटे क्रोमोसोम हो गए। तो इनको इन शॉर्ट क्या बोला, क्रोमोसोम को हाइट वाइज जमा दिया है। सबसे पहला क्रोमोसोम सबसे लंबा है, और जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हो क्रोमोसोम सबसे छोटा आता जा रहा है। हमारे पास टोटल कितने क्रोमोसोम है? वी आर हैविंग 46 क्रोमोसोम। अगर इसी को ही मैं पेयर फॉर्म में बोलूं तो वो कितने बन जाते हैं? 23 पेयर्स। अब तुम्हें देख के बताना है, क्योंकि हम जेनेटिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये डिजीज भी पढ़ चुके हैं, ये कैरियोटाइप क्या एक नॉर्मल कैरियोटाइप है, ये देख के बताओ बस। पेयर में पहली चीज, पहला पेयर में है, दूसरा पेयर में, तीसरा पेयर में, यानी कि यहाँ तक नॉर्मल चल रहा है, ये डिप्लॉइड बनाते हुए चल रहा है। चौथा पेयर में, पांचवा पेयर में, यहाँ चलते जाओ, टोटल 22 तक पेयर में है। अब आप आखिरी क्रोमोसोम देखो 23rd को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पिक्चर पेयर में दिखने की जगह कुछ ट्रिपल दिखने लग जाएगी। ये कुछ इस तरीके से लिख रहा है XXY, ध्यान से देखो। नाउ यू हैव टू टेल मी, क्या ये नॉर्मल सिचुएशन है? अगर नॉर्मल नहीं है तो इस आदमी को या औरत को क्या बीमारी है? यू हैव टू टेल दिस इज लाइन फिल्टर सिंड्रोम। क्यों? क्योंकि ये जो आदमी है ये XY बनना चाहिए था, बेचारा गलती से XXY बन गया। अब ये जो मेल है इसमें फीमेल के कैरेक्टर आ गए, और मेल फीमेल के दोनों कैरेक्टर के चलते ना तो ये मेल है ना फीमेल है, एंड इस इंसान को बेसिकली स्टेराइल वाली दिक्कत है, ये अब गैमेट नहीं बना सकता और ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, समझ आया तुमको? तो ये बीमारी लाइन फिल्टर सिंड्रोम है, बिल्कुल सही, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो तुमको समझ आ जाना चाहिए। अब तो चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। क्रोमोसोम के शेप देख लो, हालांकि इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी देख लो फटाफट। क्रोमोसोम 4 टाइप के पैटर्न में मिल जाते हैं। एक होता है हमारा ये वाला क्रोमोसोम जो बिल्कुल नॉर्मल है, बीच में गोला, दोनों साइड बराबर बराबर, जैसे इमेजिन करो यहाँ पे जितना है उतना ही यहाँ पे, ऐसा टाइप का जो क्रोमोसोम होता है दैट इज कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक। फिर आता है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, थोड़ा सा गोला एक साइड खिसक जाता है, तो एक जो साइड है वो लंबी हो जाती है, अरे रुको, एक साइड लंबी हो जाती है, एक साइड छोटी हो जाती है, फिर थोड़ा सा और खिसक जाता है, एक साइड और छोटी हो जाती है, एक साइड और लंबी हो जाती है, दिस इज एक्रोसेंट्रिक, और लास्ट में एक ही साइड रह जाती है, दैट इज टीलोसेंट्रिक। इन चारों में से टीलोसेंट्रिक वाला ह्यूमंस के पास नहीं होता, हमारे पास जैसे ये देखो, रुको, ये देखो, ये जो दिख रहे हैं ना तुमको, ये सारे क्रोमोसोम दिख रहे हैं, इनमें से कोई एक्रोसेंट्रिक होगा, कोई मेटासेंट्रिक होगा, कोई सब मेटासेंट्रिक होगा, सारे के सारे एक जैसे नहीं है। हमारे 23 पेयर एक जैसे नहीं होते, कुछ मेटासेंट्रिक होते हैं, कुछ सब मेटासेंट्रिक होते हैं, कुछ क्या होते हैं,
अरे क्या होते हैं यार, सब मेटासेंट्रिक होते हैं, है ना, पर एक भी टीलोसेंट्रिक नहीं होता। टीलोसेंट्रिक ह्यूमंस में कभी नहीं होता, ये बात याद रखनी है, ठीक है। आगे आ जाओ, अब आ जाओ ऑर्गेनल्स पे। अच्छा, पहली बात तो मुझे ये बात सोच के बताओ, क्या ऑर्गेनल्स तुमको आते हैं या एक एक ऑर्गेनल्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करना है, या अपन एक बार मेन फंक्शंस को करते हुए चलें? जस्ट टेल मी वन थिंग, ऑर्गेनल्स को हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा या अपन को आते हैं बस बेसिक फंक्शन चलें? क्विक रिवीजन करते हैं, ताकि आज अपना है ना, अगर अपन बहुत धीरे धीरे इसी स्पीड से चलते रहेंगे तो फिर क्या होगा, अपना वो नहीं हो पाएगा, सेल डिवीजन। मेरा मन है सेल डिवीजन हो जाए, है ना। सो एक बार देखो फटाफट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फटाफट रिवाइज करते हुए चलते हैं। सेल के न्यूक्लियस के जस्ट पास होता है, सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसके जस्ट पास होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली दो टाइप का होता है, RER, SER। RER क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिसके ऐसे जैसे ना, सपोज करो यहाँ पे फुंसी हो जाए, है ना, सो फुंसी में अपन हाथ लगाएंगे तो अपन को रफ सी फीलिंग आएगी। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी यही होता है, बेसिकली जो नॉर्मल सरफेस होता है ना, उस पे ऐसी छोटी छोटी फुंसियां होती है, और ये फुंसियां क्या है, राइबोसोम से, इसलिए इसका नाम रख दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी तरफ जैसे जो वीट का एड आता है, वो नहीं आती वीट हेयर रिमूवल, उसमें क्या होता है, एकदम स्मूथ दिखाते हैं। स्मूथ का मतलब है कुछ भी नहीं है। सो स्मूथ का मतलब होता है जिस भी रेटिकुलम पे या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कोई राइबोसोम ना हो, जैसे कि ये, दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर आगे देखो, दो तीन चीजों से मिलके बनते हैं ये ओवरऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीन चीजों से मिलके बनते हैं। ये होते हैं सिस्टने, ये होती हैं वेसाइकल्स, और ये होती हैं ट्यूब्यूल। तीन चीजों से मिलके बने। सिस्टने ऐसी लंबी लंबी, ऐसी लॉन्ग सी होती हैं, और इन पे राइबोसोम चिपके हुए हैं। राइबोसोम चिपके हैं तो तुम्हें यहीं से समझ आ जाना चाहिए कि भाई RER जो है ना, RER में मेनली ये वाला होगा, ये दिख रहा है तुमको, RER में जो राइबोसोम वाला है वो मिलेगा, और SER के अंदर बेसिकली ये वाला मिलेगा। हालांकि मैं तुमको ये बात बता दूं कि ये जो सिस्टने है ना, ये मेनली अपन को कहाँ पे मिलते हैं, RER में, ठीक है। फिर ये जो मोटे मोटे से दिख रहे हैं ये वेसाइकल, गोले गोले से ओवल शेप के, ये हैं दूसरा। और तीसरे ऐसे ना ब्रांच से होते हैं, समथिंग लाइक दिस, ब्रांच से। दीज ब्रांच्ड वन आर कॉल्ड एज ट्यूब्यूल। तो ये तीन चीजें होती हैं जो हमारे RER एंड SER को मिला के बनाती हैं। इतनी बात क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ कि हमारे ER का काम क्या होता है। देखो दो ER हैं, RER एंड SER। इनका ओवरऑल सबसे पहला काम जो होता है वो ये है, RER जो है हमारा वो प्रोटीन बनाता है, RER प्रोटीन बनाता है। SER जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड बनाता है। तो ये दोनों काम करते हैं, मेन प्रोटीन और लिपिड बनाने वाला। अब तुम खुद सोचो, जो भी सेल हमारी बॉडी की प्रोटीन बनाना ज्यादा बनाती है, जो प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व होती है, उसके पास डेफिनेटली RER ज्यादा होगा। और जो भी सेल मेनली लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगी, जैसे कि जहाँ पे स्टीरॉइड्स वगैरह बन रहे हैं, वहां पे मेनली SER मिलेगा तुमको, ठीक है। फिर नेक्स्ट आओ, न्यूरॉन अपन हमेशा पढ़ते हैं, न्यूरॉन में ऐसे ना पढ़ते हैं, ऐसी छोटी छोटी सी बॉडीज होती हैं जिन्हें निजल्स ग्रैन्यूल बोलते हैं। निजल ग्रैन्यूल कुछ भी नहीं है, वही तुम्हारा RER जो है ना, उसी का नाम यहाँ पे रख दिया निजल ग्रैन्यूल, ठीक है। फिर इधर की साइड आओ, ये है आपका, अच्छा मसल्स पढ़े हो कभी अपनी, ये जो वाली मसल्स हैं, ये बेसिकली कौन सी वाली मसल्स होती है, स्ट्राइटेड मसल्स। क्यों स्ट्राइटेड होती है, क्योंकि इसे मैं मूव कर पा रही हूँ। वॉलंटरी मसल्स है, स्ट्राइटेड इसलिए क्योंकि इसमें लाइट बैंड डार्क बैंड प्रेजेंट है। सो स्ट्राइटेड वाले में जब तुम डीप स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो यहाँ पे ऐसे नेटवर्क फॉर्म दिख रहा है तुमको, समथिंग लाइक दिस नेटवर्क जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी कुछ नहीं है, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही मॉडिफाइड पार्ट है। इतना बात तक तुमको क्लियर है। जो RER एंड SER है, इनके अपन ने काम देख लिए। अब आओ नेक्स्ट पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही आगे जाके गोल्गी बॉडी बनवाता है, ठीक है। और ER एंड GB ही आगे जाके मिला के तुम्हारे क्या बना देते हैं, लाइसोसोम्स। तो ये पूरी पिक्चर है लाइसोसोम बनने की। ER से ही GB बनता है, और ये एक तरीके से कनेक्टेड है, ER से ही GB बनता है, और यही आगे जाके भेस बदल के लाइसोसोम्स बन जाते हैं। तो एक हम सिस्टम पढ़ते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनल आते हैं, एक तो ER आता है, एक GB आता है, एक लाइसोसोम आता है, और एक वैक्यूल आते हैं। क्योंकि ये चारों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड से काम करते हैं। इंटरकनेक्टेड काम मतलब समझ रहे हो तुम, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनके एक दूसरे के बिना इनका जीवन नहीं चल सकता। तो अगर ER ने आधा काम किया है तो रिमेनिंग काम GB करेगा, GB ने जहां से काम छोड़ा है रिमेनिंग लाइसोसोम भी कर देता है। तो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड फंक्शन करते हैं, एज वेल एज इनका ओरिजिन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। दैट इज वाई इनको हम मिला के क्या बोलते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। समझ आया। एक बार आगे देखो, ये हो चुका है। चलो फाइनल देखो, आपका मेन ऑर्गेनल, जो मेन ऑर्गन जो बेसिकली
मेन ऑर्गन जो लिवर है, ये लिवर क्या करता है, अगर जैसे तुम लोग कोई ड्रग्स वगैरह ले लो, ड्रग्स का मतलब दवाइयाँ भी होता है ना, दवाइयाँ अपन ने ले ली या कुछ ऐसा कंपोनेंट ले लिया जो कि टॉक्सिक है, तो ये टॉक्सिक चीज़ों को बॉडी से हटाने का काम मेनली लिवर करता है और किडनी करता है। ये दो ऑर्गन मेनली इन्वॉल्व रहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन में। तो इनके अंदर SCR होता है जो कि इन्वॉल्व होता है किस में, डिटॉक्सिफिकेशन में। बात समझ आई? चलो 1 मिनट, मेम्ब्रेन में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, बॉडी मेम्ब्रेन की बात चल रही है अपनी मेनली। चलो आगे आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अब अपन। नेक्स्ट आओ, गोल्गी अपैरेटस के फंक्शन तो तुम जानते हो यार, कुछ भी नहीं है। सिस्ट ने ऐसे लाइंस में जमे हुए हैं, कुछ भी नहीं होता। जो भी ER ने बनाया, चाहे RER ने बनाया, चाहे SER ने बनाया, जैसे कि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जैसे शादियों में जाते हैं, है ना, शादी में तुम लोग जाते हो, तैयार होकर जाते हो, ऐसे मुंह उठा के तो जाते नहीं हो, है ना। तो एक तरीके से इमेजिन करो, गोल्गी बॉडी एक तरीके का ब्यूटी पार्लर है, एकदम रंग रूप सब बदल देता है। क्या होता है, जो भी RER और SER ने बनाया, क्या होता है, RER और SER ने क्या बनाया होता है तुमको पता है। RER ने प्रोटीन बनाया, SER ने क्या बनाया, अपने लिपिड बनाया। सो जैसे इमेजिन करो, ये वाली साइड है, एक सिस फेज होता है, एक ट्रांस फेज। जो न्यूक्लियस की तरफ होगा ना वो सिस होता है, जो ऑपोजिट हो जाता है वो ट्रांस होता है। बस इतना याद रखो। अब तुम मेन काम सुनो। मेनली जो लिपिड बना, जो बेसिकली SER ने बनाया था, वो गोल्गी बॉडी के अंदर एंटर करता है। इसका मस्त मेकओवर कर दिया जाता है। मेकओवर समझो तुम, इसका बढ़िया मेकअप वेकअप कर दिया जाता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शन। ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है, बेसिकली कुछ भी नहीं है, लिपिड को रूप बदल के ग्लाइकोलिपिड बना दिया। ठीक है, लिपिड का रूप बदल के इसको क्या बना दिया, ग्लाइकोलिपिड बना दिया। दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइलेशन। दूसरा क्या हुआ, ये रहा अपना प्रोटीन। इस भाई का भी मेकओवर कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा ना मस्त बना देते हैं। इसकी भी ग्लाइकोसाइलेशन करके इसको बना देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और तुम लोग याद करो, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड हम शुरुआत में पढ़ चुके, क्या क्या काम करते हैं, समझ आ गया। तो ये गोल्गी बॉडी क्या है, ब्यूटी पार्लर है, जो कि बेसिकली प्रोटीन एंड लिपिड को मस्त सुंदर सुंदर बना के भेजता है, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन। इतनी बात क्लियर है तुमको। तो गोल्गी बॉडी का सबसे मेन काम होता है पहले तो पैकेजिंग करना, उसके बाद सीक्रेशन करना, पहला इंपॉर्टेंट काम। यहां तक समझ आ गया क्या? चलो आ गया, अब आ गया, ये तो पहला काम था। सेकंड काम होता है जो अपना मेल स्पर्म होता है। मेल स्पर्म में हेड होता है, ये अपन पढ़ चुके हैं। हेड में एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम का काम अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन में। सो एक्रोसोम में कुछ बेसिकली एंजाइम्स भरे होते हैं जिन्हें हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बोलते हैं। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का जो एक्रोसोम है, ये भी बेसिकली गोल्गी बॉडी ही बनाता है। तो ये दूसरा काम है किसका, गोल्गी बॉडी का। तो भाई मेनली पैकेजिंग करने का और ये सब स्पर्म के आगे का स्ट्रक्चर बनाने का काम मेन गोल्गी बॉडी का है। फिर प्लांट में इसको डिक्टियोसोम बोलते हैं, और अपन ये भी पढ़ चुके हैं कि जो कंपोनेंट्स थे सेल वॉल के, वो भी गोल्गी बॉडी बनाता है। इतना अपन पढ़ चुके हैं। चलो आगे चलते हैं। अब आ जाओ लाइसोसोम पे। लाइसोसोम का अपन फटाफट वाइंड अप करते हैं। चलो आगे चलते हैं, आगे आओ। लाइसोसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन वाला ही होता है, यानी कि एक मेम्ब्रेन से ही धमाल करता है, ये एक मेम्ब्रेन को यूज करता है। अब क्या होता है, इसके अंदर ना खूब सारे एंजाइम्स भरे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, धुआंधार एंजाइम्स हैं। ये हमेशा अंदर pH 5 पे ही काम करते हैं। तुम समझ रहे हो ना यार, देखो एसिडिक pH है, धुआंधार pH है, तभी काम करते हैं ये। सो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या होते हैं, तोड़ने वाले एंजाइम्स होते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। राइबोसोम्स को मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगी। जस्ट ये लाइसोसोम खत्म हो जाए, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह एक बार फटाफट हो जाए, फिर अपन राइबोसोम को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, 10-15 मिनट और लगेंगे राइबोसोम पे आने में। ठीक है, चलो इधर आओ। इस लाइसोसोम में खूब सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बने। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का काम क्या होता है, तोड़म फाड़ी मचाना। लाइसोसोम एक तरीके से क्या मान सकते हो तुम, सेल में वो लड़के नहीं होते बदतमीज लड़के, भाई टाइप लड़के, ये अपनी सेल का भाई है, वो मुन्ना भाई। कौन है ये लाइसोसोम, अपनी सेल का मुन्ना भाई। ये चलते फिरते हर किसी को तोड़ देता है, इसलिए सब इससे बच बच के चलते हैं। लाइसोसोम का काम ही तोड़ा फाड़ी होता है। ठीक है, अब देखो लाइसोसोम बेसिकली
इस पे आओ, देखो करता क्या है लाइसोसोम। ये देखो, ये एक सेल है, एक दिखाने का कोशिश किया है लाइसोसोम करता क्या है। देखो जैसे ये चीज अंदर आई, फेगोसाइटोसिस में तुम्हें बता चुकी हूँ क्या होता है, सेल के अंदर लेना। फेगोसाइटोसिस से ये जाके लाइसोसोम जुड़ जाता है। ये देखो ये जुड़ गया। ये जुड़ते ही क्या हुआ, जैसे सपोज करो मैं हूँ, मैं एक बैक्टीरिया हूँ, मेरी सेल मतलब मैं बैक्टीरिया हूँ, मैं किसी के अंदर घुस गई, तो मैं जैसे ही पकड़ी जाऊंगी, तुम्हें पता है मैक्रोफेजेस पकड़ लेते हैं, मैक्रोफेजेस पकड़ के ना उसको अंदर ले लेते हैं, अंदर लेते हैं, उनके पास ना ऐसे साइड में लाइसोसोम पड़े होते हैं, लाइसोसोम को उसमें फट जोड़ देते हैं इस तरीके से, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। जैसे ही ये जुड़ गया, लाइसोसोम के सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इस बैक्टीरिया पे हमला कर देते हैं, कूट देते हैं। मुन्ना भाई है ना भाई, पीटने का ही काम है इसका, पीट पीट के इसको तोड़ देते हैं। ये देखो तोड़ दिया, और फाइनली तोड़ने के बाद क्या होता है, हर गुंडा मार पीट करने के बाद उसको फेंक देता है। वो देखो उसने भी फेंक दिया। ये काम होता है हमारे लाइसोसोम का। समझ गए तुम लाइसोसोम का काम क्या है? पहले तो उसको खोपचे में लिया, खोपचे में ले जाके उसको पीटा, मार डाला, तोड़ डाला, और उसको फाइनली बाहर निकाल दिया। तो ये मुन्ना भाई का काम है, यानी कि लाइसोसोम का काम है। इतना बात क्लियर हो गया तुमको? अब लाइसोसोम करता क्या क्या है तुमको पता है? एक तो लाइसोसोम अपने ही सेल में पुराने सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, बूढ़े बूढ़े टाइम पास कर रहे होते हैं, कुछ काम नहीं करते, जबरंगी सेल पे लोड बने फिरते रहते हैं। तो लाइसोसोम ऐसे ना सेल ऑर्गेनल्स को ढूंढता है, कौन बूढ़ा सेल ऑर्गेनल है, कौन काम नहीं करा, उसको पकड़ पकड़ के अंदर लेके खूब तोड़ ताड़ के मार के फेंक देता है। तो अपने ही पुराने सेल ऑर्गेनल्स को मारता है। सेकंड, अगर अपनी बॉडी में कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म घूम रहा है, कोई फॉरेनर घूम रहा है, अपनी बॉडी का फॉरेनर हमेशा बेकार होता है। अपनी बॉडी के लिए फॉरेनर कौन है? बैक्टीरिया, वायरस, ऐसे फालतू के ऑर्गेनिज्म, इनको तो मारना ही पड़ेगा। तो लाइसोसोम ऐसे पकड़ लेता है, अरे आ गया, चलो इसको पकड़ के मार डाला। तो ये दूसरा काम होता है। और तीसरा काम होता है जब इंसान बहुत ही डिप्रेशन में चल जाता है। जो इंसान बहुत डिप्रेशन में चल जाता है वो क्या करता है? अंत में सुसाइड करता है। सिमिलरली एक सेल है बेचारी सेल, उसके पास कुछ बचा ही नहीं, उसको लगता है अब तो दुनिया ही लुट गई, अब मैं क्या करूं, ना तो मेरे पास कुछ सामने पे आता, ना खाना आता, ना पानी आता, ना मेरी जीवन अच्छे से चल पा रही, अब मैं क्या करूं? तो एक ही ऑप्शन बचता है सेल के पास, वो अपने ही अंदर के लाइसोसोम को फाड़ देते हैं। फट जा भाई, फट जा, मेरी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है ना। सो अंदर लाइसोसोम फट जाता है। जैसे ही लाइसोसोम अंदर फटा, ये अंदर का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पूरे में बिखर जाता है, ऐसे पूरे में लाल 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 करके बिखर जाता है। और जैसे ही लाइसोसोम बिखरता है ना, वो अपने ही काम करते हुए सेल ऑर्गन को पकड़ पकड़ के पीट, भैया इसकी तो आदत है पीटना, मारना, काटना, ये भूल जाता है कौन अपना है कौन परा, और ये अपनी ही सेल के ऑर्गन्स को पकड़ पकड़ के पीट देता है। अंत में सब मर जाते हैं, सब मर जाते हैं। और क्योंकि ये खुद को मारने जैसा, खुदकुशी करने जैसा है, इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। समझ गए? एक तो मैंने तुम्हें बता दिया डाइजेस्टिव बैग, एक अपन किस तरीके से हीट्रोफैगी करते हैं और किस तरीके से ऑटोफैगी करते हैं। सारे वर्ड के मतलब समझ गए क्या तुम? पर ऑक्सीजोम और लाइसोसोम्स में डिफरेंस होता है। कैसे? देखो, पर ऑक्सीजोम बेसिकली जो है ना, वो ऐसे तो सिंगल मेम्ब्रेनियस ही है, बट ये बेसिकली पर ऑक्साइड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व रहता है। यानी कि इसका मतलब है जैसे अपन बॉडी में टॉक्सिक कंपोनेंट ले लेते हैं ना, स्पेशली जो प्रोटीन वगैरह है, उसको डाइजेस्ट करने के टाइम पे कुछ मेटाबोलाइट्स बनते हैं, पर ऑक्साइड्स बेसिकली H2O2 है ना, उनको फर्दर तोड़ने के लिए इन्वॉल्व होता है पर ऑक्सीजोम। और लाइसोसोम अलग है। लाइसोसोम एक जनरल सेल में क्या फंक्शन कर रहा है वो अपन बात करें, और पर ऑक्सीजोम्स हर सेल में नहीं होते, खूब सारे, है ना। सो बेसिकली दे आर पर्टिकुलर सेल्स जहाँ पे इनका पर ऑक्सीजोम्स की अमाउंट ज्यादा होती है। जैसे लिवर में पर ऑक्सीजोम ज्यादा है, वो क्या करेगा बेसिकली H2O2 का जो भी मेटाबॉलिज्म हो उसको संभालेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो नेक्स्ट 2 सेल ऑर्गेनल्स है ना, इनके बारे में डिटेल अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर तुमको याद हो, माइटोकॉन्ड्रिया मैंने रेस्पिरेशन के टाइम पे पढ़ाया था, सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो अपन ने पढ़ा था ना, तब माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ गया? अरे भाई, हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल अपन ने तब पढ़ ली थी, तो हम उसको अब रिपीट नहीं करेंगे। आई होप तुम सबको पता है। ठीक है, वाई आर अभिषेक, यू आर पैशनेट फॉर केमिस्ट्री, गुड, दैट इज गुड। अब शुरुआत करते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अपन पहले से भी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। है माइटोकॉन्ड्रियल इक्विवेलेंट कंपोनेंट इन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल इज, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के इक्विवेलेंट कौन सा कंपोनेंट है किसमें? बस इसका नाम बता दो, ये तो तुमने बता दिया, इसका नाम बता दो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहलाती है बैक्टीरिया में? मीजोसोम्स। चलो, वेरी गुड। बस एक बात माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो अपन ने नहीं पढ़ रखी वो पढ़ लेते हैं। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी एक थ्योरी है जो कि कहती है कि किसी जमाने में कोई ऐसा जमाना था जब यूकैरियोटिक सेल बन रही थी,
उस बनने के टाइम पे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों खुद भी एक बैक्टीरिया थे। वापस सुनो, पहले मैंने तुम्हें बताना एवोल्यूशन के टाइम पे बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया थे, सिर्फ बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया थे, ठीक है। तो क्या हुआ, बैक्टीरिया धीरे धीरे अब थोड़ा सा ना यूकेरियोटिक सेल की तरफ बढ़ने लग गए। सो बैक्टीरिया ही थे माइटोकॉन्ड्रिया और ये कौन अपना प्लास्टिड। तो देखो तुम्हें वो इमेज दिख रही है, वो यूकेरियोटिक सेल बन रही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो बैक्टीरिया है, इन बैक्टीरिया का नाम क्या है मैं तुम्हें बता देती हूँ, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया से, और जो हमारा कौन था प्लास्टिड, प्लास्टिड बना साइनोबैक्टीरिया से। ये दो बैक्टीरिया ही थे जो कि क्या हुआ आगे जाकर अपने ये दो ऑर्गेनल बन गए। एक्चुअली में कैसे बने, जमाना बदल रहा था, हाईटेक की तरफ बढ़ रहे थे, तो ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया इन दोनों ने सोचा यार हम भी चलते हैं यूकेरियोटिक सेल में। तो यूकेरियोटिक सेल ने इनको अंदर ले लिया। अब अंदर लेके इसको डाइजेस्ट नहीं किया, उसको सेल के अंदर ही रखा। धीरे धीरे इन्होंने कहा, यूकेरियोटिक सेल ने बोला देख भाई तेरे को अगर मेरे अंदर रहना है तो तुझे कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है ये बोलता है ठीक है मैं काम कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें ऐसा काम करके दूंगा कि तुम्हें मेरी ही जरूरत पड़ेगी आगे जाके। ये करने लग गया सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसके कारण आज अपन अपनी एटीपी बनाते हैं। एक साइनोबैक्टीरिया जिसके भी अंदर घुस गया, उसने बोला ठीक है यू ऑल्सो डोंट वरी, मैं तुम्हें खाना बना के दूंगा। और जो इतने महान काम कर दे उसको कौन सी सेल बाहर निकालना चाहिए। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे बनते गए इसी का ही पार्ट, और अंत में जाकर ये क्या बन गए, सेल ऑर्गेनल। इतना बात समझ आई क्या। बोला था मत खाओ प्लीज, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, और ये दो काम इसने किए। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डीएनए, जो अभिषेक बोल रहा है ना कि उसने उसका डीएनए चुराया, नहीं, वो अपना खुद का डीएनए लेकर आया था। भाई ये भी तो बैक्टीरिया था, इसके पास भी डीएनए था, तो इसने किसी से मांगा नहीं, खुद अपना लेकर आया है, ठीक है। ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी समझ गए। बस अब तो आगे चलते हैं अपन। ये वाला पार्ट तो अपन पढ़ ही चुके हैं, थैंक गॉड पढ़ चुके हैं। प्लास्टिड अपन पढ़ चुके हैं, ये अपन बार बार नहीं पढ़ेंगे। अच्छा एक चीज़ देख लो, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में प्लास्टिड तो होता नहीं भाई, क्योंकि सेल ऑर्गेनल है ये तो प्लास्टिड की जगह ऐसे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स। ये क्रोमेटोफोर्स पिगमेंट वाले ही बंडल होते हैं, एक तरीके से बैग होते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस का ही काम करते हैं। सो जितने भी यू कैन से ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्रोमेटोफोर्स जैसा कुछ होता है, ठीक है। आगे चलें, चलो अब आ जाओ राइबोसोम पे। चलो अब आते हैं राइबोसोम पे। राइबोसोम के बाद तो अब धीरे धीरे पिक्चर खत्म होने वाली है, फिर फटाफट अपन सेल डिवीजन तो कर ही लेंगे आज। देखो राइबोसोम के बारे में तुम्हें मेन बातें क्या याद करनी है। पहली बात, राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेनियस होता है, यानी कि कोई मेम्ब्रेन नहीं होती राइबोसोम में, बिना मेम्ब्रेन का सेल ऑर्गेनल होता है। पहली बात, ये एक अकेला सेल ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है एंड यूकैरियोटिक सेल में भी होता है, यानी कि प्रोकैरियोट के पास भी तुम्हें राइबोसोम मिलेगा, यूकैरियोट के पास भी तुम्हें राइबोसोम मिलेगा। ये अकेला ऐसा सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। फिर आगे आओ, राइबोसोम करता क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। पीएस का मतलब पर्सनल स्टोरी नहीं है, दिस इज प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अच्छा मैं तुम्हें बताऊंगी प्रोटीन सिंथेसिस करता कैसे। बेसिक देखो ध्यान से सुना, राइबोसोम दो तरीके के होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ राइबोसोम। अच्छा आगे पिक्चर है वो देखो तुम्हें, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है 70S राइबोसोम, एक होता है 80S राइबोसोम। जो S होता है उसे हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, जो कि बेसिकली डेंसिटी और साइज के बेस का डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है। बेसिकली क्या है, जैसे कि 80S है, देखो 80S में ये मोटा है ये छोटा है, एक बड़ा सा है और एक छोटा सा है। तो तुम्हें पता है इसका साइज बड़ा है तो डेफिनेटली इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, इसका साइज छोटा है तो इसकी डेंसिटी भी कम होगी। तो अगर तुम सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो भाई जो मोटा है और बड़ा है वो नीचे जाके सेटल हो जाएगा, है ना, और जो छोटा है वो अलग ऊपर जाके सेटल हो जाएगा। सो डेंसिटी के बेसिस पे ही इनको सेपरेट करके इनकी यूनिट्स दी हैं। तो यूनिट्स क्या दी, जो 80S है उसको हम बोलते हैं कि ये दो यूनिट से बना है, एक है 60 एक है 40। कितना आसान तरीका याद करना, देखो ये है 70 ये है 80S, 70 में तुम डालो 30, इधर डालो 40, इधर डालो 50, इधर डालो 60, ऐसे याद कर लो, कितना इजी है। और S का मतलब है स्वेडबर्ग्स यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। यूनिट्स क्या है, जो जिस मेजरमेंट, जो सेडिमेंटेशन होने के बाद जो यूनिट्स आई वो दे दी अपन ने, तो इनको टोटल नहीं करना है, ये बेसिकली किस बेसिस पे किस रेंज पे सेपरेट हुई है वो है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है तुमको, समझ गए ये क्या होता है। अब देखो राइबोसोम का कुछ बेसिक सुन लो, तो यूनिट्स कैसे होती हैं। देखो पहली बात, ये आपकी सेल है, सेल के अंदर आपका ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा आपका डीएनए, इतना तो तुमको पता है। डीएनए जो है वो मेन बॉस है,
जो मेन बॉस होता है वो कभी काम नहीं करता, वो काम करवाता है, इसके पास मेन इंफॉर्मेशन है। तो डीएनए चाहता है कि सेल उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करे, तो डीएनए उसका एक छोटा बंदा बनाता है, सेक्रेटरी बनाता है। इस सेक्रेटरी को हम क्या बोलते हैं? एमआरएनए। ठीक है, ये एमआरएनए जो बनता है ये बनता है न्यूक्लियस के अंदर। सो डीएनए से एमआरएनए बनने का तरीका क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। बेसिक सुन लो बेटा, पूरा डिटेल नहीं बताऊंगी बट बेसिक बताऊंगी। ठीक है, फिर एमआरएनए जाता है बाहर, ये रहा एमआरएनए, ये गया साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये गया। अब क्या होगा? एमआरएनए जाके से बैठ जाएगा, है ना। लो अब प्रोटीन बनाना शुरू करो। तो इसके पास क्या होता है? बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे ये इस पे कोडॉन्स होते हैं, इस पे ना बेसिकली ऐसे पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि भाई ये अमाइनो एसिड डालने हैं और तेरे को ये प्रोटीन बनाने, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए यूनिट्स होती हैं इसके पास। ठीक है, अब ये आता है टीआरएनए आता है। टीआरएनए के बारे में नहीं बताना चाहती मैं, अभी इतना ही पढ़ लो बेटा, फिर तो पूरा ट्रांसक्रिप्शन ही पढ़ाना पड़ जाएगा। बस इतना सुन लो कि ये राइबोसोम जो है ना, ये ऐसे ऐसे ना ऐसे बैठ जाते हैं। ये देखो एमआरएनए को ऐसे पकड़ लेते हैं, ये आया एमआरएनए, ये पकड़ लिया इसने, ये लो वन साइड एंड ये रही टू साइड। अब ये क्या करेगा? ये एमआरएनए है, ये इसके ऊपर आगे पीछे जाके राइबोसोम चिपक गया। किसकी तरह? डोमिनोज नहीं, सॉरी, कौन बनाता है यार बर्गर? मैकडी के बर्गर की तरह जाके चिपक गया, ऊपर नीचे करके चिपक गया। अब ये इस पे क्या लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन? ये बनाएगा। जैसे अपन नहीं जाते दुकान पे जाते हैं अपन, जब तुम लोग छोटे बच्चे थे तो मम्मी लिस्ट बना के दे देती थी। मम्मी अपनी डीएनए है यहाँ पर, है ना, वो लिस्ट बना के दे देती थी कि बेटा आधा किलो शक्कर ले आना, 1 किलो तू प्याज ले आना, 1 किलो तू फलाना ले आना, 1 किलो तू ये ले आना, ऐसे करके बता देती थी मम्मी, है ना। फिर अपन लिस्ट लेके जाते थे, तो अंकल जी अपन से लिस्ट ले लेते थे। तो वैसे ही सेम राइबोसोम वो अंकल जी हैं जो कि इससे लिस्ट ले लेंगे। ला बेटा तू लिस्ट दे, क्या लेकर आया, तू तो पढ़ नहीं पाएगा, छोड़। ठीक है, तो लिस्ट पढ़ते हैं। अच्छा, ये चाहता है, आपका डीएनए चाहता है कि प्रोटीन में पहला अमाइनो एसिड मीथियोनिन होना चाहिए। ठीक है, ऐसे पढ़ता जाता है, मीथियोनिन होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, ऐसे पूरी रीडिंग कर लेता है और फाइनली ऐसे छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स जोड़ जोड़ के प्रोटीन बना लेता है। समझ आ गया? सो एमआरएनए से जो प्रोटीन बनने का प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। समझ आ गया? इस तरीके से प्रोटीन बनता है। ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट स्टोरी थी, हालांकि काफ़ी डिटेल में है, पर मैंने शॉर्ट में बता दिया। अभी समझ आएगा तुमको ये बात? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई अपन को। चलो आगे चलते हैं। अब आ जाओ सेंट्रोसोम पे। चलो सेंट्रोसोम क्या होता है ये तो फटाफट अपन यूँ ही देख लेते हैं। पहली बात, ये प्लांट सेल में नहीं होता है, एनिमल सेल में होता है। ये सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये अपन को याद होना चाहिए। सेंट्रोसोम में 2 चीज़ें होती हैं, देखो ये दोनों चीज़ें बन रही है, ये ध्यान से स्ट्रक्चर देखो। पहली चीज़ होती है ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे 90 डिग्री एंगल पे इस तरीके से 2 सेंट्रियोल होते हैं। ये दोनों क्या है? अपने सेंट्रियोल। इनके आसपास का जो साइटोप्लाज्म होता है ना, दैट साइटोप्लाज्म टोटल फॉर्म, इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? आपका सेंट्रोसोम। इस न्यूक्लियस को, सॉरी न्यूक्लियस नहीं, आई एम सो सॉरी, इस आसपास के साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं सेंट्रोस्फेयर। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रोस्फेयर। तो सेंट्रोस्फेयर प्लस सेंट्रियोल मिला के क्या बन जाता है? सेंट्रोसोम। ठीक है,